हे गाइस, वेलकम टू देवभूमि करियर पॉइंट। आशा करता हूँ आप सभी लोग स्वस्थ होंगे। काफी अच्छी आपकी स्टडी चल रही होगी। तो देखिए, सामान्य हिंदी रिवीजन महाकुंभ का आज भाग 9 है दोस्तों। लगातार आपको सामान्य हिंदी रिवीजन महाकुंभ की क्लासेस दी जा रही हैं और ये क्लासेस आपके अपकमिंग एग्जाम्स के लिए बहुत ज्यादा बेनिफिशियल होंगी, मान के चलिए दोस्तों। यहाँ पर हमने देखिए लास्ट टॉपिक जो किया था हिंदी वर्णमाला किया था भाग 8 में, उससे पहले संज्ञा सर्वनाम और उससे पहले हमने कवि परिचय के पद्य खंड और गद्य खंड किए थे। देखिए, मेरी पूरी कोशिश रहेगी आप अभी आपको जितने भी टॉपिक्स हैं हिंदी व्याकरण के, स्पेशली विशेषण, कारक, लिंग, वचन, काल, अलंकार, क्रिया, क्रिया विशेषण, ठीक है, शब्द भेद और वाक्य भेद, पत्र लेखन, फॉन्ट वगैरह, जितने भी टॉपिक्स हैं उनको मैं आपको रिवीजन करवा दूं। आज इसी क्रम में भाग 9 के अंतर्गत हम देखने वाले हैं विशेषण और कारक चिन्हों को। ठीक है, तो विशेषण को अच्छे से समझेंगे। विशेषण क्या होता है, विशेषण के कितने भेद होते हैं, प्रविशेषण क्या होता है, उसके अलावा देखिए विशेषण की जो हमारी अवस्थाएं होती हैं कौन कौन सी होती हैं। तो ये सभी आपके क्लियर हो जाएंगे डाउट्स आज। बिल्कुल भी आपको फिर किसी भी क्वेश्चन में कंफ्यूजन नहीं रहेगा एग्जाम में। ठीक है, तो अच्छे से आपको ये सेशन करना है दोस्तों। और इसके बाद कारक चिन्ह देखेंगे जो कि परसर्ग, वो भी काफी महत्वपूर्ण है। वहां से भी एग्जाम में हर बार क्वेश्चन बनते हैं। तो कारक चिन्हों में भी कुछ महत्वपूर्ण तथ्यों को आज मैं समझाऊंगा आपको, जो कि अमूमन काफी कम किताबों में देखने को मिलता है, समझ में नहीं आता है। देखिए, सामान्य हिंदी 20 नंबर की हिंदी ऐसी चीज है ना दोस्तों, जो इंग्लिश मीडियम वाले को भी हिंदी में ही पढ़नी पड़ेगी, ये आप मान के चलिए। अब कुछ हमारे बुद्धिजीवी स्टूडेंट हैं, कल मुझे किसी बुद्धिजीवी स्टूडेंट के मैसेज आ रहे थे, बोला कि हिंदी वाले क्वेश्चनों का इंग्लिश ट्रांसलेशन दे दो भाई। तो ऐसे भी हमारे मतलब तेजस्वी हमारे छात्र हैं, जिनको पता ही नहीं है कि 20 नंबर की हिंदी शुद्ध हिंदी में ही आएगी, वो बाइलिंगुअल नहीं आएगी वहां पे, है ना। तो उनको समझना चाहिए चीज। तो हिंदी काफी महत्वपूर्ण हो जाती है। और इसके अलावा दोस्तों, जो भी टॉपिक्स चल रहे हैं यूट्यूब चैनल पर अन्य, जैसे कि शाम को जो भी टेस्ट आता है, जो भी लाइव क्लास आते हैं, उसको भी आप फॉलो करना। और साथ ही जो टेस्ट सीरीज चल रही है अभी फुल लेंथ, ये वीडियो के लिए 25 फुल लेंथ प्रैक्टिस सेट जो कि 30 जून तक चलेगी, इसको फॉलो करो इस बार, क्योंकि इसमें इस बार ना केवल फुल लेंथ प्रैक्टिस सेट आपको दिए जा रहे हैं, इसके अलावा इसमें पूरे फुल लेंथ प्रैक्टिस सेट का वीडियो सॉल्यूशन आपको दिया जाता है। साथ ही इसमें 30 हिंदी, 30 उत्तराखंड जी के और 30 सामान्य दिन के फुल मॉक टेस्ट भी है। फुल का कहने का मतलब हिंदी के मॉक टेस्ट में एक पेपर में 20 क्वेश्चन है, सामान्य दिन के एक मॉक टेस्ट में 30 क्वेश्चन है, और उत्तराखंड जीके के एक मॉक टेस्ट में 40 क्वेश्चन है, जैसे कि आयोग पूछता है। केवल रीजनिंग मिसिंग है, बाकी पूरे प्रैक्टिस सेट ही मान लो इनको भी। यानी कि लगभग आपको 50 प्लस प्रैक्टिस सेट मिल रहे हैं इस कोर्स में। और नॉमिनल फीस है, इस बार ज्यादा नहीं रखी है, पिछली बार तो ज्यादा थी फीस, इस बार नॉर्मल फीस में है। ठीक है, तो चलिए आज का सेशन शुरू करेंगे मित्रों। आज देखेंगे विशेषण को। विशेषण से शुरुआत करते हैं। संज्ञा सर्वनाम लास्ट टॉपिक में पढ़ा हमने, उसके बाद हमने देखा था वर्णमाला को। संज्ञा सर्वनाम में मैंने आपको क्या बताया, संज्ञा समझा आपने, सर्वनाम जो संज्ञा के स्थान पे प्रयोग होते हैं दोस्तों। अब जो हम विशेषण आज देखने वाले हैं, तो विशेषण जो होता है भैया, संज्ञा और सर्वनाम शब्दों की जो आपको विशेषता बताता है। ठीक है, संज्ञा और सर्वनाम शब्दों की विशेषता का मतलब क्या समझे, केवल विशेषता ही थोड़ी बताएगा, विशेषता में तो सब चीजें आ जाएंगी। तो संज्ञा सर्वनाम शब्दों के गुण, दोष, संख्या, परिणाम आदि जो भी विशेषताएं होते हैं, इनको दर्शाने वाला जो हमारा शब्द होता है वो कहलाता है विशेषण। ठीक है, तो विशेषण बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है दोस्तों। तो समझ में आ गया ना, संज्ञा सर्वनाम आदि के गुण, दोष, संख्या, परिणाम आदि विशेषता को दर्शाने वाले शब्द ही विशेषण कहलाते हैं। ठीक है, जैसे एग्जाम्पल के तौर पे मैं बोल दूं कि सीता, सीता सुंदर लड़की है। सीता क्या है, सुंदर लड़की है। तो सुंदर क्या हो गया, यहाँ पे विशेषता बता रहा है, तो सुंदर क्या हो जाएगा, विशेषण हो जाएगा। ठीक है, और मैं यही बोल दूं कि राम की गाय हरी है। ठीक है, राम की जो गाय है वो काली है। राम की जो गाय है काली है। ठीक है, राम की गाय काली है। तो राम जो हो गया संज्ञा हो गया भैया, गाय भी संज्ञा हो गया, काली जो हो जाएगा ये संज्ञा की विशेषता बता रहा है इसमें। ठीक है, और है जो है सहायक क्रिया है, तो काली जो हो गया यानी कि रंग बता रहा है ना, तो ये विशेषण हो गया। ठीक है, तो विशेषण शब्द सिंपली समझना है, संज्ञा सर्वनाम की विशेषता जो बताते हैं विशेषण कहलाते हैं। अब सीधे आ जाते हैं हम विशेषण के कितने भेद होते हैं, क्योंकि इन्हीं से क्वेश्चन बनता है। अब ये तो बच्चा भी बता देगा भाई संज्ञा क्या है, सर्वनाम क्या है, विशेषण क्या है, बट मेन क्वेश्चन निकलते हैं जो इनके भेद होते हैं या जो भी इनमें अपवाद होते हैं। याद रखना दोस्तों, अपवाद जिन जिन टॉपिक्स में होंगे ना, उन अपवादों से क्वेश्चन जरूर बनेगा। या रिलेटिव टॉपिक बनता है। रिलेटिव टॉपिक कैसे, जैसे कारक चिन्हों का अन्य नाम क्या होता है, कौन सा कारक चिन्ह अलगाव को दिखाता है। ठीक है, उत्पत्ति सूचक में और जो डिफरेंस होता है। अभी आज अपादान कारक की एक नई चीज पढ़ेंगे, आप बने रहिएगा टॉपिक में, बड़े अच्छे से समझेंगे। बहुत लोगों का क्वेश्चन गलत होता है, लेकिन आज की वीडियो के बाद गलत नहीं होगा। तो विशेषण के इसमें टोटली 4 भेद होते हैं। सबसे पहला विशेषण होता है सार्वनामिक विशेषण, दूसरा होता है गुणवाचक विशेषण, तीसरा होता है संख्यावाचक और चौथा होता है परिमाणवाचक।
तो सिंपली आपको क्वेश्चन बनेगा एग्जाम में कि विशेषण के कितने भेद हैं। सबसे पहले हमने संज्ञा पढ़ा भाई, संज्ञा के कितने भेद होते हैं, तो संज्ञा के 5 भेद होते हैं। सर्वनाम के कितने भेद होते हैं, सर्वनाम के 6 भेद हमने पढ़े। अब विशेषण पूछेगा तो विशेषण के मुख्यतः 4 भेद हैं। तो सार्वनामिक, गुणवाचक, संख्यावाचक, परिमाणवाचक। ठीक है, तो सबसे पहले इसमें देख लेते हैं सार्वनामिक विशेषण क्या होता है। तो सार्वनामिक विशेषण दोस्तों ऐसे विशेषण शब्द जो सर्वनाम, मतलब ऐसे सर्वनाम शब्द जो विशेषण की तरह प्रयुक्त होते हैं। क्योंकि सार्वनामिक हमने देखा, सार्वनामिक जो हमारा सर्वनाम था वहां पे भी सार्वनामिक क्यों आया था ना, यह वह आया था ना। तो सार्वनामिक सार्वनामिक विशेषण वह विशेषण है दोस्तों जो सर्वनाम शब्दों की जगह पे यूज होते हैं। जैसे कि यह वह, ऐसा, जैसा, वैसा। क्योंकि यह और वह निश्चयवाचक सर्वनाम में भी हमने पढ़ा दोस्तों, अन्य पुरुष सर्वनाम सर्वनाम में भी हमने पढ़ा। ठीक है, तो जब सार्वनामिक विशेषण की कभी भी बात होगी तो ध्यान रखना सर्वनाम शब्दों का ही इसमें प्रयोग होता है। और सार्वनामिक विशेषण दो प्रकार के होते हैं। पहला होता है मौलिक सार्वनामिक जिसमें यह और वह आता है। दूसरा होता है यौगिक सार्वनामिक जिसमें ऐसा, जैसा, वैसा रखा जाता है। ठीक है, तो याद रखिएगा विशेषण का जो पहला भेद है सार्वनामिक विशेषण है, और उसके भी दो भेद हैं, एक है मौलिक सार्वनामिक और दूसरा यौगिक सार्वनामिक। यहां से भी क्वेश्चन बना देते हैं एग्जामिनर कभी कभी कि सार्वनामिक विशेषण के कितने भेद हैं, तो दो भेद हैं, याद रखना है आपने। ठीक है, चलिए अब देखिए यहाँ पे मुख्य बिंदु दिया गया है, ये की पॉइंट होते हैं। की पॉइंट क्या बोल रहा है, देखिए सार्वनामिक विशेषण पुरुषवाचक व निजवाचक सर्वनाम के नाम पर प्रयुक्त नहीं होते हैं। देखिए कितना अच्छा क्वेश्चन, कितना अच्छा पॉइंट मिल गया आपको। देखिए हमने पढ़ा पुरुषवाचक और निजवाचक सर्वनाम में यह और वह दोनों जगह पे आया ना। निजवाचक जब सर्वनाम की बात कर रहे थे तो वहां पे भी आया। ठीक है, पुरुषवाचक में भी आया, जो हमारा निश्चयवाचक है उसमें भी आया। और निजवाचक सर्वनाम जो हमारा अपने लिए यूज होता है सर्वनाम, उसके नाम पर प्रयुक्त नहीं होते। ठीक है, ध्यान रखना। यानी कि कभी भी पुरुषवाचक अगर एग्जाम ऑप्शन में भी, एग्जाम में अगर ऑप्शन बन रहा है, पेपर में अगर क्वेश्चन का ऑप्शन पुरुषवाचक बन रहा है, पुरुषवाचक सार्वनामिक विशेषण, तो पहले ही गलत हो जाएगा। क्योंकि पुरुषवाचक का यह वह इसमें काउंट नहीं होता और निजवाचक में भी नहीं होता है। ठीक है, ये याद रखना आपने, ये इसका मेन पॉइंट है। यानी कि सिंपली ये समझ लेना है आपने कि ये निश्चयवाचक की बात हो रही है। निश्चयवाचक जो सर्वनाम के यह वह है और जैसा वैसा है, उनको यहाँ पे कहीं ना कहीं रिलेट किया जा रहा है। ओके, चलिए अब देखिए प्रमुख सार्वनामिक विशेषण कौन से होते हैं। तो प्रमुख सार्वनामिक विशेषण में आता है यह वह वे, जो कि निश्चय सार्वनामिक विशेषण के अंतर्गत रखे जाते हैं। इसके अलावा देखिए कोई और कुछ जो शब्द होता है, ये अनिश्चयवाचक सार्वनामिक विशेषण में रखे जाते हैं। क्योंकि अनिश्चयवाचक है भाई कोई कुछ, मैं बोलूं दरवाजे पे कोई आया था, क्या पता चल रहा है कौन आया था। और मैं बोलूं कुछ लोग आए थे, अब कितने लोग आए थे काउंटेबिलिटी तो है ही नहीं। तो अनिश्चयवाचक सार्वनामिक विशेषण में आते हैं। ऐसे जो सो वहां संबंधवाचक सर्वनाम में आ रहे थे, तो संबंधवाचक सार्वनामिक विशेषण हो जाएंगे यहाँ। यानी कि जो आपका सर्वनाम में इन सब शब्दों का जो सर्वनाम में भेद था ना, वही भेद यहाँ विशेषण में भी इंप्लीमेंट हो जाएगा। बट ये कंडीशन याद रखनी है मुख्य बिंदु की आपने। ठीक है, तो यह वह वे निश्चयवाचक सार्वनामिक विशेषण में आते हैं, कोई कुछ अनिश्चयवाचक सार्वनामिक विशेषण में आते हैं। ऐसे बात करें जो सो संबंधवाचक सार्वनामिक विशेषण में आते हैं। और कौन और क्या जो है ये प्रश्नवाचक सार्वनामिक विशेषण में आते हैं। अब ये तो पता ही है भाई, कौन और क्या जो है ये प्रश्नवाचक शब्द है, यानी कि प्रश्नवाचक सर्वनाम है। तो प्रश्नवाचक सार्वनामिक विशेषण। ठीक है, तो ये सार्वनामिक विशेषण के भेद हो गए भाई, अच्छे से आप लोग समझ गए होंगे। आगे बढ़ेंगे, अगला जो विशेषण का भेद है वो है संख्यावाचक विशेषण। नाम से ही पता चल रहा है, संख्या यानी कि नंबर। जिन विशेषण शब्दों से संज्ञा व सर्वनाम की संख्या का बोध होता है, तो वहां पर ये होता है संख्यावाचक विशेषण। जैसे मैं बोलूँ 4 आदमी, ठीक है, और बोल दिया मैंने जैसे कि 10 संतरे। ठीक है, 10 संतरे। ऐसे मैंने बोल दिया 2 नदियां। ठीक है, ये सभी क्या हो जाएंगे, आपकी संख्यावाचक विशेषण हो जाएंगे। क्योंकि देखिए जो भी हमारी संज्ञा आ रही है ना, या सर्वनाम आ रहे हैं, या मैं बोल दूं सीधे सीधे कि अगर सर्वनाम का भी उपयोग करना है तो वो 4 लोग थे। ठीक है, तो वो कितने लोग थे, 4 लोग थे। वो क्या हो गया आपका सर्वनाम हो गया। सर्वनाम के साथ भी 4 मैंने यूज किया तो संख्यावाचक विशेषण हो गया। ठीक है, तो संज्ञा व सर्वनाम की संख्या का बोध जिन विशेषणों से होगा वो कहलाएंगे संख्यावाचक विशेषण। और संख्यावाचक विशेषण के भी भेद होते हैं दोस्तों, दो टाइप के। क्योंकि संख्यावाचक अभी कोई कुछ पढ़ा हमने आगे, संख्यावाचक विशेषण के भी दो भेद होंगे। एक होता है निश्चित संख्यावाचक जिसमें पता चलता है हमें कि कितने हैं और क्या है, क्वांटिटी पता चल रही है, परिमाण पता चल जाएगा। और दूसरा होता है अनिश्चित संख्यावाचक जिसमें पता नहीं चलेगा, ये तो पता चलेगा कि नंबर्स हैं लेकिन पता नहीं चला कि कितने हैं। जैसे निश्चित संख्यावाचक की मैं बात करूं तो इसमें निश्चित संख्या का बोध होता है, जैसे कि 5 आम, 10 फल, 20 रुपए, 100 रुपए, 40 आदमी। ठीक है, 22 की समिति। तो ये सब हमको निश्चित संख्या का बोध हो रहा है, इतना हमको पता चला कि कितने लोग हैं या कितनी चीजें हैं। और यहाँ पर अनिश्चित संख्यावाचक जो होता है जस्ट इसका अपोजिट होता है। अनिश्चित संख्यावाचक विशेषण में
संख्या तो रहती है उसमें, लेकिन हमको बोध नहीं होता है उसका। जैसे कुछ आम खाए, अब मैंने कुछ आम खाए, अब कितने खाए भाई? दो खाए, तीन खाए, चार खाए, पांच खाए, आपको पता है मैंने खाए तो हैं, लेकिन कितने खाए एक निश्चित हमारे पास काउंटेबल नंबर नहीं होता। और जैसे सब कुछ खो दिया, मैंने सब कुछ खो दिया, मेरे पास कितना था भाई, कितनी प्रॉपर्टी थी, कितनी गाड़ियां थी, बैंक बैलेंस क्या था, कुछ पता चल रहा है? सब कुछ खो दिया, तो सब कुछ में सब आ गया, पूरा संख्या आ गई, जितनी भी नंबर्स थे। कई आदमी आए थे, अब कितने आए थे? कई आए थे, दो थे, चार थे, 10 थे, 20 थे, 40 थे, पता ही नहीं चल रहा। तो कई, कुछ, ऐसे शब्द जहां पर भी होंगे दोस्तों, ये अनिश्चित संख्यावाचक विशेषण होगा, समझना। और जहां पर नंबर्स होंगे, डायरेक्ट नंबर आएंगे, तो वहां पर आपका निश्चित संख्यावाचक विशेषण हो जाएगा। बिल्कुल भी कंफ्यूजन क्रिएट नहीं होना चाहिए माइंड में, बिल्कुल क्लियर है ये, ठीक है पिक्चर। चलिए, बाकी देखिए, प्रमुख निश्चित संख्यावाचक विशेषण होते हैं जो कि निम्नलिखित है, जैसे कि 5, 13, 2, ये पूर्णवाचक है, जिनमें पता चल रहा है हमको। अब देखिए, जो हमारे निश्चित संख्यावाचक विशेषण है, इसके भी कुछ भेद है, जैसे कि पूर्णवाचक, अपूर्णवाचक, क्रमवाचक, आवर्तीवाचक, समुदायवाचक। नंबर यानी कि निश्चित संख्यावाचक विशेषण में ही ये भेद आते हैं। जैसे कि 5, 13, 2, 20, 40 में बोलो, तो सिंपली पता चल रहा है यार पूरा है, नंबर पूरा है, 40 बोलो, 4 बोलो, 10 बोलो, तो ये पूर्णवाचक संख्यावाचक विशेषण हो जाएगा। अगला देखिए, डेढ़, आधा, ढाई, पौने, सवा, अगर मैं ऐसा बोलूं तो ये हो जाएगा अपूर्णवाचक, क्योंकि डेढ़ जो है पूरा तो नहीं हो रहा ना, दो भी पूरा नहीं है और एक से ज्यादा है। तो आधा एक भी नहीं है और जीरो भी नहीं है, बीच में है। ढाई मतलब दो और तीन के बीच में हो गया। सवा मतलब बिल्कुल क्वार्टर हो गया। तो ऐसे जब भी नंबर्स आएंगे या ऐसे शब्द आएंगे, तो वहां पर अपूर्णवाचक हमारा क्या हो जाएगा, विशेषण हो जाएगा, ठीक है, अपूर्ण संख्यावाचक विशेषण। अगला है देखिए, चौथा, आठवां, पांचवां। अब हम बोलते हैं ना, भारत का चौथा स्थान आया, वो बच्चा दौड़ में गया था और उसका तीसरा स्थान आया, ठीक है, और इस राज्य ने ओवरऑल पांचवी रैंक प्राप्त की, आठवीं रैंक प्राप्त की। तो यहां पर देखिए हमको जो है चौथा, आठवां, पांचवां, ठीक है, नौवां, 21वां, 27वां, 42वां, ऐसा जो भी होगा वहां पे होगा क्रमवाचक या क्रम संख्यावाचक विशेषण, इसको बोल सकते हैं। इसके बाद देखिए, चौगुना, दो गुना, 100 गुना, 3 गुना, 2.5 गुना, और इसके अलावा 10 गुना। जहां पर भी ऐसा होगा दोस्तों, वहां पर आवर्तीवाचक होगा, क्योंकि आवर्ती हो रही है संख्याओं में ना, 2 गुना, 4 गुना, 10 गुना, 20 गुना, तो क्या हो रही है, एक आवर्ती हमको बोध हो रहा है संख्यावाचक में। तो ये हो जाता है हमारा आवर्ती संख्यावाचक विशेषण। अगला देखिए, समुदायवाचक, जिसमें एक समुदाय का बोध होगा, नंबर का भी पता चलेगा और समुदाय का भी एक बोध होगा। जैसे चारों लड़के, चार लड़कों का ग्रुप है, चार का भी बोध हो रहा है, नंबर भी पता चल रहा है और लड़कों से क्या हो रहा है, हमको एक ग्रुप का भी बोध हो रहा है। तो यहाँ पर समुदाय संख्यावाचक विशेषण हो जाएगा, ठीक है। तो इस चीज को समझिएगा। चलिए, समझ में आ गया ना। तो निश्चित संख्यावाचक क्या होता है, अनिश्चित संख्यावाचक क्या होता है। अगला जो विशेषण का प्रकार है भाई, ये है गुणवाचक सर्वनाम, ठीक है। तो गुणवाचक सर्वनाम ये भी सिंपल है भाई। गुणवाचक में क्या हो जाएगा, देखिए जैसे हमने संज्ञा भी पढ़ी दोस्तों, ठीक है, और सर्वनाम भी पढ़े हमने। तो संज्ञा सर्वनाम में भी बहुत से हमारे ऐसे आए, देखिए जैसे हमने पढ़ा कि व्यक्तिवाचक संज्ञा से भाववाचक संज्ञा में परिवर्तन। ऐसे ऐसे ही हमारे क्या बोलते हैं, दूसरा जो, ठीक है, तो गुणवाचक विशेषण से संबंध है दोस्तों। गुणवाचक ऐसे विशेषण जिनके माध्यम से संज्ञा व सर्वनाम शब्दों के गुण दोष का बोध हो। यानी कि संज्ञा सर्वनाम जो शब्द होते हैं, इनके गुणों का भी पता चलेगा दोस्तों और उनके दोष का भी पता चलेगा, उसका बोध होगा हमको। तो ऐसे विशेषण को कहा जाता है गुणवाचक विशेषण। जैसे मैं बोलूं लंबा, चौड़ा, लाल, पीला, ताजा, सूखा, नया, पुराना, ठीक है। जैसे मैं बोलूं राम लंबा है, तो राम का क्या हो रहा है, लंबाई का गुण हमको पता चल रहा है ना। और ऐसे मैं बोलूं यह फल ताजा है, तो ताजा क्या है, विशेषण है। और कैसा विशेषण है, गुणवाचक, क्योंकि उस फल की ताजगी को दर्शा रहा है, ठीक है। मैं बोलूं ये घर नया है, वह घर पुराना है, तो ये सब हो जाते हैं गुणवाचक विशेषण। यानी कि गुण और दोषों का जिन विशेषण शब्दों से पता लगेगा, उस वहां पर क्या हो जाएगा, हमारे साथ गुणवाचक विशेषण होगा, ठीक है। ये बहुत सिंपल होता है, ये तो आप ऐसे ही क्लियर कर लेंगे जब भी एग्जाम में क्वेश्चन बनेगा गुणवाचक विशेषण से। तो ये जो शब्द है, हमको इनको देख के ही समझ में आ जाता है कि संबंधित संज्ञा या सर्वनाम शब्दों के विशेषता में गुण दोष क्या जो है, गुण दोष का पता लगाना है हमने, ठीक है। तो ऐसे ही क्वेश्चन बनता है कि जिसमें सिंपली आपका लंबा, चौड़ा, या कलर दे देगा, या आपका ताजा, सूखा, नया, पुराना, मतलब शब्दों को ऐसे ऐड किया होगा कि समझ में ही क्वेश्चन आ जाता है। गुणवाचक विशेषण में ज्यादा डिफिकल्टी आपको नहीं होगी एग्जाम में, ये सिंपल होता है। अब जैसे सबसे ज्यादा दिक्कत हमको वही आते हैं दोस्तों, जो हमने सबसे महत्वपूर्ण पढ़ा अभी, संख्यावाचक विशेषण है। संख्यावाचक में जो हमारा निश्चित संख्यावाचक में भी, जैसे हमने पूर्णवाचक पढ़े, अपूर्णवाचक, क्रमवाचक, आवर्तीवाचक, समुदायवाचक पढ़े। तो ये थोड़ा डिफिकल्ट रहते हैं, इनसे क्वेश्चन जब बनता है तो कंफ्यूजन आ जाता है दिमाग में, लेकिन गुणवाचक आप आराम से क्लियर कर लेंगे, ठीक है।
चलिए अब आगे बढ़ते हैं। अगला जो हमारा विशेषण है, चौथा लास्ट, ये है परिमाणवाचक विशेषण। तो हमने कौन कौन से क्लियर कर लिए। सबसे पहले हमने पढ़ा सार्वनामिक विशेषण, उसके बाद हमने पढ़ा संख्यावाचक विशेषण, फिर हमने देख लिया गुणवाचक विशेषण, फिर हमारा लास्ट हो जाता है परिमाणवाचक विशेषण। अब परिमाणवाचक विशेषण में दोस्तों देखिए, जिन विशेषण शब्दों से किसी वस्तु की मात्रा नापतोल का ज्ञान होता है, ठीक है, ऐसे शब्द, ऐसे विशेषण शब्द जिससे किसी वस्तु की मात्रा नाप तौल का ज्ञान होगा, यानी कि उसकी क्वांटिटी पता चलेगी, किसी भी वस्तु की क्वांटिटी का भी बोध होगा, साथ ही उसकी मेजरमेंट का भी बोध होगा, तो वहां पर परिमाणवाचक विशेषण होगा। परिमाणवाचक जो विशेषण होता है, इसके भी दो भेद होते हैं दोस्तों। एक होता है निश्चित परिमाणवाचक, दूसरा होता है अनिश्चित परिमाणवाचक। निश्चित में दोस्तों जिससे वस्तु वस्तु की निश्चित मात्रा का बोध हो जाएगा, जैसे मैं बोलूँ 100 लीटर तेल, 10 किलो चावल, 5 क्विंटल सरसों, ठीक है, ऐसे मैं बोलूँ 20 किलो आटा। तो यहाँ पर क्या हो रहा है, हमको एक निश्चित नंबर का पता चल रहा है। तो जहां पर निश्चित नंबर का पता चला, यही संख्यावाचक में भी था, आपने देखा संख्यावाचक में भी तो ये देखा हमने, निश्चित संख्यावाचक और अनिश्चित संख्यावाचक। ऐसे ही परिमाणवाचक भी दो प्रकार का है, निश्चित परिमाणवाचक और अनिश्चित परिमाणवाचक। तो निश्चित में आपका जो परिमाण होगा, जैसे 100 लीटर तेल, लीटर क्या है, परिमाण है, किलो क्या है, परिमाण है, क्विंटल क्या है, परिमाण है, ठीक है। तो क्वांटिटी जो है भाई निश्चित होगी, उसमें निश्चित परिमाणवाचक विशेषण होगा। अनिश्चित परिमाणवाचक विशेषण में दोस्तों जिसके वस्तु की अनिश्चित मात्रा का बोध होगा, जैसे मैं बोलूं थोड़ा दूध लाओ। अब थोड़ा दूध, कुछ क्वांटिटी तो होगी ना उस दूध की, एक पाव भी हो सकता है, दो मतलब आधा 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 लीटर भी हो सकता है, 750 ml भी हो सकता है, ठीक है। और जैसे मैं बोलूं बहुत घी लाओ, ठीक है, मेरे लिए बहुत घी लाओ, तो बहुत घी लाओ या थोड़ा घी लाओ मैं बोल दूं, तो अब बहुत घी आएगा तो कुछ तो क्वांटिटी आएगी, 50 ml ही होगा घी, 100 ml होगा, 200 ml होगा, है ना। और ऐसे मैं बोल दूं दोस्तों कि थोड़ा पानी दो, अगर मैं किसी के घर पे जाता हूँ, थोड़ा पानी दो। अब थोड़ा पानी दो, अब वो हो सकता है गिलास में आधा लाए, उसका क्वांटिटी मेजरमेंट थोड़ी है, वो लोटे में लाएगा तो आधा लोटा लाएगा, जग में लाएगा तो आधा जग लाएगा। अब वो कैसे पानी ला रहा है ये मुश्किल अनुमान लगाना है, और कितनी उसकी क्वांटिटी है मुश्किल है, लेकिन क्वांटिटी तो है ना, परिमाण तो है, कितना है परिमाण ये पता नहीं चला, तो यहाँ पर अनिश्चित परिमाणवाचक विशेषण हो जाएगा। ठीक है, बहुत सिंपल है, बस यही है। तो ये है भाई विशेषण जिससे क्वेश्चन बनते हैं एग्जाम में, ज्यादा इसमें कोई डिफिकल्टी नहीं होनी चाहिए, विशेषण से क्वेश्चन आपके गलत नहीं होने चाहिए, सिंपल सा है। अगला एक और पॉइंट है यहाँ पे देखिए, जिन शब्दों के द्वारा विशेषण की विशेषता बताई जाती है प्रविशेषण कहलाते हैं, यानी कि अब प्रविशेषण देखेंगे हम। विशेषण तो हमने देख लिया, अब हम देखेंगे प्रविशेषण क्या होता है, ये थोड़ा इंपॉर्टेंट है। तो प्रविशेषण को समझिए, ठीक है। विशेषण क्या था, विशेषण मैं आपको बता चुका था, विशेषण का मतलब था संज्ञा या सर्वनाम शब्दों के गुण, दोष, परिमाण आदि की विशेषता बताने वाले शब्द ही विशेषण कहलाते हैं। लेकिन भैया विशेषण शब्दों की विशेषता बताने वाले को कहा जाता है प्रविशेषण, यानी कि जो विशेषण है इनकी भी जो शब्द विशेषता बताए उसको प्रविशेषण कहा जाता है। ठीक है, तो यहाँ पे डेफिनेशन है, जैसे मैं बोलूं अमित बहुत तेज भागता है, ठीक है, अमित बहुत तेज भागता है, तो इस वाक्य में देखें दोस्तों तो तेज जो है विशेषण है, कैसे भागता है, तेज, गुणवाचक विशेषण है ना, तेज गुण दर्शा रहा है। अब ये भी क्वेश्चन बन जाएगा कि तेज कैसा विशेषण है, तो अमित अमित के तेज भागने के गुण को दर्शा रहा है वो, तो गुणवाचक विशेषण है। और बहुत, क्योंकि तेज के आगे बहुत है, यानी कि वो तेज से भी ज्यादा भाग रहा है, यानी कि तेज शब्द की विशेषता बहुत शब्द बता रहा है, तो ये हो जाएगा प्रविशेषण। एग्जाम्पल के तौर पे दूसरा एग्जाम्पल दे देता हूं मैं, जैसे आपको मैं बोलूं कि विराट कोहली बहुत अच्छा बल्लेबाज है, विराट कोहली बहुत अच्छा बल्लेबाज है, तो विराट कोहली अच्छा बल्लेबाज है, अच्छा उसकी क्या है, गुणवाचक विशेषण है, क्योंकि अच्छा बल्लेबाज है, ठीक है, विशेषण तो पहले से था, लेकिन मैंने बोल दिया विराट कोहली बहुत अच्छा, बहुत यानी जोर दिया गया, यानी कि विशेषण को भी मैंने उसकी विशेषता और दिखाई कि अच्छा तो है और बहुत अच्छा है, तो यानी कि विशेषण की विशेषता जो दर्शाते हैं वो कहलाते हैं प्रविशेषण। जैसे अगला एग्जाम्पल देखिए, राधा अत्यंत सुंदर लड़की है, ठीक है, अब राधा नाम की जो लड़कियां हैं वो खुश हो जाएंगी इस स्टेटमेंट को सुन के, तो राधा अत्यंत सुंदर लड़की है, तो राधा जो है सुंदर लड़की है, अगर मैं बोलता तो राधा सुंदर है, तो सुंदरता क्या हो जाएगा उसका गुणवाचक विशेषण हो जाता। लेकिन मैं अगर बोलूं अत्यंत सुंदर, ठीक है, तो अत्यंत जो हो जाएगा वो प्रविशेषण हो जाएगा। ठीक है, इस चीज को आसानी से ये समझना है दोस्तों, आपने विशेषण से आगे कोई ऐसा शब्द प्रयोग हो रहा है जो कि बहुत ज्यादा बल दे रहा है उस विशेषण पे, तो वो हो जाएगा प्रविशेषण। ठीक है, बहुत अच्छे से समझिएगा इसको। तो ये है प्रविशेषण विशेषण। ठीक है, अब हम देखेंगे, देखिए विशेषणों का रूपांतरण होता है प्रत्यय लगाने से। प्रत्यय के दो भेद होते हैं, आपने पढ़ा है दोस्तों, एक होता है कृदंत प्रत्यय, ठीक है, क्रिया और धातु शब्द के साथ जो लगते हैं वो कहलाता है कृदंत प्रत्यय, और दूसरा होता है तदितांत प्रत्यय।
तदितांत प्रत्यय जो होते हैं दोस्तों संज्ञा सर्वनाम और विशेषण के साथ जो लगते हैं वो कहलाते हैं तदितांत प्रत्यय। कृदंत प्रत्यय इसमें कोई नहीं होगा, जितने भी ये होंगे ये तदितांत प्रत्यय होंगे क्योंकि ये विशेषण के साथ लग रहे हैं। जैसे ई प्रत्यय की मैं बात करूं तो देखिए शहर में ई प्रत्यय लगाएंगे तो शहरी, ठीक है। क्रोध में अगर ई प्रत्यय लगाएंगे तो क्रोधी। इक प्रत्यय लगाएंगे तो मन में लगाएंगे तो देखिए मन के ऊपर अगर इक प्रत्यय लगता है तो ये हो जाता है मानसिक। वान प्रत्यय लगाएंगे तो रूप के आगे रूपवान बलवान। वाला प्रत्यय लगाएंगे तो दूध वाला ग्वाला, ठीक है। और ई प्रत्यय लगाएंगे तो भारतीय, ठीक है। तो ये हमारे विशेषणों का रूपांतरण है। प्रत्यय लगाने के बाद विशेषण शब्द किस प्रकार से बन सकते हैं, ये एग्जाम्पल है तदितांत प्रत्यय का। ऐसे संज्ञा शब्द भी जो है दोस्तों उनमें भी प्रत्यय लगा के शब्द बनते हैं, रूपांतरण होता है। और सर्वनाम शब्दों का भी रूपांतरण होता है। तो यानी कि संज्ञा सर्वनाम और विशेषण शब्द जो होते हैं ये तदितांत प्रत्यय के अंतर्गत आते हैं, जबकि कृदंत प्रत्यय में क्रिया और धातु से बनने वाले शब्द आते हैं, ठीक है। अब ऐसे दोस्तों हमारा तुलनात्मक विशेषण होता है। तुलनात्मक विशेषण में क्या होता है, जैसे आपने देखा होगा ना फर्स्ट फॉर्म, सेकंड फॉर्म और सुपरलेटिव फॉर्म बोलते हैं, इंग्लिश में बोलते हैं ना। किसी भी शब्द की बोल रहे हैं तो जैसे कोई भी शब्द हम यूज करते हैं इंग्लिश में तो उसकी फर्स्ट फॉर्म होती है, फिर सेकंड फॉर्म होती है, फिर सुपरलेटिव फॉर्म होती है, थर्ड फॉर्म जिसको हम बोलते हैं। जैसे हम बोलते हैं गुड बेटर बेस्ट, ठीक है। गुड बेटर बेस्ट, अच्छा उससे अच्छा सबसे अच्छा। तो ऐसे ही विशेषण की भी दोस्तों हिंदी में तुलनात्मक दृष्टि से तीन अवस्थाएं होती हैं, ठीक है। तीन अवस्थाएं कौन कौन सी, एक होती है मूल अवस्था, दूसरी होती है उत्तर अवस्था और तीसरी होती है उत्तमा अवस्था। यानी कि मूल अवस्था शब्द की, फिर उसके बाद उसकी उत्तर अवस्था, फिर उसके बाद उच्च अवस्था या उत्तम अवस्था। जैसे पहला शब्द है सुंदर। सुंदर बोलूंगा, देखिए मैं बोलूंगा कि हिमालय पर्वत सुंदर है, ठीक है। हिमालय पर्वत सुंदर है, तो ये मूल अवस्था हो गई। वहीं मैं बोलूं हिमालय पर्वत सुंदरतर है, ये अभी भी वाक्य जो है हमारा सुपरलेटिव फॉर्म में नहीं आया, अभी भी मैं बोला हिमालय पर्वत सुंदरतर है, यानी कि ये उत्तरावस्था है। और वहीं पे मैं बोलूं अगर हिमालय पर्वत सुंदरतम है, सुंदरतम जहां मैंने बोल दिया दोस्तों उत्तमा अवस्था होगी विशेषण की, उससे ऊपर कोई भी अगला विशेषण शब्द संबंधित जो है वो यूज नहीं हो सकता है। यानी कि सुंदर शब्द को मैं सबसे ऊपर विशेषण के तौर पे प्रयोग करना चाहो तो सुंदरतम शब्द का प्रयोग करूंगा, ठीक है। यानी कि सुंदर सुंदरतर सुंदरतम। ऐसे उच्च होता है उच्चतर होता है उच्चतम होता है, ठीक है। चमक होता है चमकतर होता है चमकतम होता है। वृहत होता है वृहत्तर होता है, देखिए वृहत हिमालय होता है, उससे ऊपर जाएंगे तो वृहत्तर फैला हुआ और ज्यादा, और वृहत्तम होगा तो पूरा ढका हुआ होगा, ठीक है। तो ये समझना है। पतला अधिक पतला सबसे अधिक पतला, मोटा अधिक मोटा सबसे अधिक मोटा, निम्न निम्नतर और निम्नतम। तो ये होते हैं क्वेश्चन। सिंपली कैसे बनेगा, देखिए क्वेश्चन ऐसे बन सकता है, तुलना तुलनात्मक दृष्टिकोण से विशेषण की कितनी अवस्थाएं होती हैं। और ऐसे भी क्वेश्चन बन जाता है इसमें कि तुलनात्मक दृष्टि से विशेषण की उत्तरावस्था वाला शब्द है, एक उत्तरावस्था वाला शब्द दे देगा, बाकी मूल शब्द दे देगा और एक उच्चतम वाला दे देगा। आपको उत्तर अवस्था वाला ढूंढना है। जब आपने ये पढ़ा ही नहीं होगा तो एग्जाम में कैसे आंसर कर पाएंगे, ठीक है। तो समझ पाए तुलनात्मक विशेषण में तीन अवस्थाएं होती हैं, ओके। तो दोस्तों ये था विशेषण। विशेषण का टॉपिक बहुत बच्चे सोचते हैं कठिन है, लेकिन बहुत इजी टॉपिक होता है। संज्ञा सर्वनाम क्रिया विशेषण, ठीक है, ये बहुत सिंपल टॉपिक है। अव्यय या क्रिया विशेषण में थोड़ा डिफिकल्टी आती है, लेकिन समझ के वो भी आसान हो जाता है। इसके बाद देखिए शब्द भेद और वाक्य रचना वाला जो टॉपिक होता है थोड़ा कठिन होता है। और पदबंध भी एक टॉपिक है दोस्तों, जिसमें थोड़ा बच्चे कंफ्यूज रहते हैं कि कैसे वाक्य का जो पदबंध है, संज्ञा पदबंध होगा, सर्वनाम पदबंध होगा, विशेषण पदबंध होगा, ये कैसे हम भेद करें। तो इसके लिए भी वीडियो आएगी, आप लोग वेट कीजिएगा, रिवीजन वीडियो आएगी, निश्चिंत रहिएगा, ठीक है। तो हमने विशेषण को क्लियर कर लिया भाई, अब आगे बढ़ेंगे। अब हम देखेंगे अगला जो टॉपिक है कारक चिन्ह। कारक चिन्ह भी बहुत इंपॉर्टेंट है दोस्तों। तो देखिए हिंदी में जो कारक चिन्ह होते हैं ना, कारक का मतलब क्या होता है, सबसे पहले तो ये समझ लीजिए आप। कारक का मतलब होता है क्रिया करने वाला। कारक चिन्ह का मतलब क्या होता है, क्रिया करने वाला। ऐसा शब्द जो कि क्रिया करने वाला है वो कहलाता है कारक चिन्ह, ठीक है। अब कारक चिन्हों की मैं बात करता हूं तो हिंदी में कितने कारक चिन्ह होते हैं, तो 8 कारक चिन्ह होते हैं। कौन कौन से कारक चिन्ह होते हैं, कर्ता ने कर्म को करण से के द्वारा, संप्रदान को के लिए, अपादान से अलगाव के भाव में, संबंध का की का री रे, ठीक है, अधिकरण में और पर, और लास्ट होता है संबोधन हे हो अरे आदि, ठीक है। यानी कि संज्ञा में 8 के 8 जो कारक है प्रयोग होंगे। लेकिन मैंने आपको सर्वनाम वाली वीडियो में बताया था दोस्तों, सर्वनाम में केवल 7 कारक चिन्ह ही प्रयोग होते हैं सर्वनाम शब्दों के साथ। सर्वनाम शब्दों में दोस्तों 8वां जो संबोधन होता है ना वो प्रयोग नहीं होता है, ठीक है। मैंने बताया था ना आपको, हिंदी में टोटल कारक का जो संख्या, कारकों की संख्या कितनी है, 8 है। अब यहीं पे एक क्वेश्चन और बन जाता है दोस्तों, कारक जो चिन्ह होते हैं इनका अन्य नाम क्या है, ये भी एक इंपॉर्टेंट पॉइंट है। कारक चिन्हों का जो अन्य नाम है दोस्तों, इनको कहा जाता है परसर्ग।
कारक चिन्हों को परसर्ग भी कहा जाता है, ठीक है, परसर्ग, ठीक है। क्रिया के साथ सीधा संबंध रखने वाले को कारक कहते हैं, अर्थात संज्ञा व सर्वनाम वाक्यों का क्रिया से सीधा संबंध ही कारक कहलाता है। तो मैं 8 कारक आपको बता चुका हूं, एक एक करके इन कारक चिन्हों को देखेंगे और इनका उपयोग समझेंगे। पहला है इनमें दोस्तों, देखिए कर्ता कारक, ठीक है। यहाँ पे देखिए दिया है हिंदी में कारक चिन्हों की संख्या 8 है, जिनको परसर्ग भी कहा जाता है। सबसे पहले आ जाता है, सबसे पहले देखेंगे भैया हमारा कर्ता कारक। कर्ता मतलब जो कर रहा है, ठीक है। कर्ता का मतलब क्या है, करने वाला। वाक्य में जिस शब्द के द्वारा क्रिया करने का बोध होता है वही कर्ता कारक कहलाता है। कर्ता कारक का विभक्ति चिन्ह ने होता है, स्पेशली जो इसका चिन्ह है वो ने होता है, ठीक है। कर्ता ने अभी बोला ना मैंने कर्म को, तो मैं बोलूं जैसे राम ने किताब पढ़ी, तो राम ने किताब पढ़ी, तो राम ने किसने पढ़ी, राम ने पढ़ी। पूरे वाक्य का ही जो बल है राम पर है, राम से ही पूरा वाक्य है, तो राम ने, यानी कि इस पूरे वाक्य में जो कारक चिन्ह हो जाएगा वो कर्ता होगा। ऐसे में बोलो राम ने रावण को मारा, ठीक है, तो राम ने, तो यहाँ पर भी क्या हो जाएगा दोस्तों, कर्ता कारक हो जाएगा। यानी कि जिस शब्द से क्रिया करने का बोध होता है वाक्य में, और मेनली जिस शब्द पे पूरी डिपेंडेबिलिटी है वाक्य की, वो हमारा कर्ता कारक कहलाता है, ठीक है। अब देखिए दोस्तों, दोनों शब्दों में राम जो है करता है जिसके द्वारा क्रिया की जा रही है, और ने जो है परसर्ग है। राम यहाँ पे करता है और क्रिया जो की जा रही है राम के द्वारा ही की जा रही है। ने जो यहाँ पर परसर्ग लगा हुआ है, ठीक है। यानी कि मैंने अभी क्या बताया आपको, क्रिया के साथ सीधा संबंध बनाया ना इसने, राम ने किताब पढ़ी, ठीक है। अगर ये ने यूज ना करे तो ये वाक्य पूर्ण ही नहीं होगा। अब देखिए अकर्मक क्रिया के साथ ने का प्रयोग नहीं होता है। अब हिंदी में दो क्रियाएं होते हैं, सकर्मक क्रियाएं और अकर्मक क्रिया। क्रिया के भी तो दो भेद है ना, सकर्मक और अकर्मक। सकर्मक क्रिया वो क्रिया होते हैं जिसमें कर्म अवेलेबल रहता है। सकर्मक क्रिया में कर्म अवेलेबल होता है। जैसे मैं बोलूं रमेश खाना खाता है, रमेश खाना खाता है, तो रमेश हो गया कर्ता, खाना हो गया कर्म। क्या खा रहा है वो, क्रिया का फल किस पे पड़ रहा है, खाने पे, ठीक है। तो रमेश खाना खाता है, ठीक है। तो खाने पे यहाँ पे क्या हो रहा है, बल पड़ रहा है, तो खाना जो हो जाएगा कर्म हो जाएगा। और वहीं मैं सिंपली बोलूँ रमेश खाता है, अब खाना हट गया, कर्म हट गया, तो रमेश खाता है, क्रिया का इफेक्ट किस पे पड़ रहा है, रमेश पे सीधे। तो जहां पर कर्म नहीं होगा वो अकर्मक क्रिया होगी। ऐसे ही दोस्तों जो हमारा कर्ता कारक होता है ये अकर्मक क्रिया के साथ यूज नहीं होता है, इस चीज का ध्यान रखना। जैसे कि महेश हंसता है, रमेश खेलता है, रोहित दौड़ता है, सीता गाती है। और वहीं पे मैं बोलूँ सीता ने गाना गाया, सीता ने गाना गाया, तो वहां पे आ जाएगा फिर कर्ता कारक। और मैं वही बोलूंगा कि सीता गाती है, तो वहां पर क्या हो जाएगा, कोई भी कारक यूज नहीं हो रहा उसमें, ठीक है। तो वो एक अकर्मक वाक्य है, अकर्मक क्रिया है उसमें। तो ध्यान रखना इस चीज का, तो ये समझना है। अब क्वेश्चन यहां से भी निकल के आ सकता है, देखिए इनमें से किस क्रिया के साथ ने का प्रयोग नहीं होता है। तो ऑप्शन दे देगा वो आपको, सकर्मक क्रिया, अकर्मक क्रिया, पूर्वकालिक क्रिया, ऐसे आपको कंफ्यूज करने के लिए दे देगा। तो अकर्मक क्रिया के साथ नहीं होता है, ठीक है, ध्यान रखना। लेकिन कुछ अपवाद स्वरूप भी है, देखिए दोस्तों, जहां पर ने का प्रयोग होता है, जैसे छींकना, नहाना, खांसना, इसके साथ ने का प्रयोग होता है। लेकिन एक हिसाब से देखा जाए तो वो सार्वनामिक एक संयोजन होता है। जैसे मैंने छींका, अब मैंने छींका में देखिए ने तो आ रहा है, लेकिन मैं ने के साथ आ रहा है वो पूरा, ठीक है। अलग से सेपरेट ने तो नहीं आ रहा है, ठीक है। मैंने नहाना है, तो मैंने नहाना है, लेकिन ने सेपरेट नहीं है। लेकिन आप देखोगे इन वाक्यों में ने जो होता है पृथक होता है, तो थोड़ा अंतर होता है, अपवाद है, लेकिन उतना बड़ा अपवाद नहीं कि समझ में ना आए, ठीक है। तो यहाँ पर कर्ता कर जो हमारा कारक है वो समाप्त होता है। आगे बढ़ेंगे, कर्म कारक को देखेंगे। तो कर्म कारक दोस्तों, वाक्य में जिस शब्द पर क्रिया का प्रभाव या फल पड़ता है उसे कर्म कारक कहते हैं। तो मैंने अभी ऊपर बताया ना आपको सकर्मक अकर्मक क्या होता है। तो जिस शब्द पर क्रिया का प्रभाव या फल पड़ेगा उसी को तो कर्म कहते हैं। जैसे राम ने रावण को मारा, ठीक है, राम ने किसको मारा, रावण को, तो इसमें क्या हो जाएगा, कर्म, रावण हो जाएगा, ठीक है। और रावण के साथ हमारा क्या आ रहा है, को, तो यहाँ पर आपको साफ पता चलेगा कि कर्म कारक है। निर्जीव कर्म के साथ परसर्ग को का प्रयोग नहीं होता। देखिए कितना अच्छा पॉइंट है, नोट करने वाला पॉइंट है भी। देखिए जो भी निर्जीव कर्म होगा, जैसे फूल मत तोड़, अब ये बोलेंगे हम फूल को मत तोड़, तो फूल को मत तोड़ बोलेंगे तो ये कहीं ना कहीं अशुद्ध माना जाएगा। व्याकरणिक दृष्टि से कारक प्रयोग से ये गलत माना जाएगा वाक्य। बहुत लोगों को तो पता ही नहीं होता है, हिंदी भाषा में केवल व्याकरण की जो दोष होते हैं दोस्तों, या व्याकरणीय त्रुटि होती है, अशुद्धि होती है वाक्य में, वो बहुत से कारणों से होते हैं। संज्ञा की अशुद्धि हो सकती है, सर्वनाम की अशुद्धि हो सकती है, कारक की अशुद्धि हो सकती है, विशेषण संबंधी अशुद्धि हो सकती है, ठीक है। इसके अलावा विराम चिन्ह संबंधी अशुद्धि हो सकती है। तो यहाँ पर अगर मैं बोलूँ फूल को मत तोड़ो, बोलने में तो बिल्कुल सही लग रहा है, लेकिन ये वाक्य क्या हो गया फिर, कारक अशुद्धि संबंधी वाक्य हो गया, इसमें कारक संबंधी अशुद्धि हो जाएगी। तो इसलिए आपको ध्यान रखना है दोस्तों, निर्जीव कर्म के साथ परसर्ग को का प्रयोग नहीं होगा। जैसे मैं बोलूं पत्थर मत मारो, बोलूंगा
पत्थर को मत मारो नहीं बोलूंगा, ठीक है। तो निर्जीव है ना पत्थर, तो निर्जीव के साथ इस को का प्रयोग नहीं होगा। बाकी कर्म कारक आप सिंपली समझना है आपने, क्रिया का प्रभाव या फल जिस पे पड़ेगा वहां पे कर्म कारक होगा। कर्म की पहचान के लिए क्रिया के साथ क्या किसे लगाने पर जो उत्तर मिलता है उसे कर्म कहते हैं। देखिए कर्म कारक की पहचान लगाने तो सिंपल सी ट्रिक है, आपको क्रिया के साथ क्या या किसे लगाना है। जैसे मैं बोलूं राम ने किसे मारा, तो राम ने रावण को मारा, ठीक है। और मैं बोलूं और इसके अलावा बोले कि अगला एग्जाम्पल दे दें इसका कि वह घर को जाता है, वह घर को जाता है, तो मैं अगर बोलूं वह कहाँ को जाता है तो वहां पर भी हो जाएगा आपका कर्म कारक, ठीक है। वह घर को जाता है, ठीक है। यानी कि क्या किसे लगाने पर हमेशा उत्तर जो मिलेगा वो कर्म कहलाएगा। जहां पर भी देखिए अगर आपको लगता है कंफ्यूजन होता है तो क्या किसे लगा सकते हैं, क्योंकि वाक्य में अगर कर्म को पहचान लिया आपने तो कर्म कारक की पुष्टि हो जाएगी। लेकिन कई कई बार क्या होता है वाक्य इस टाइप से देता है कि आपको दो दो कारक की अनुभूति होती है, वहां पे थोड़ा कंफ्यूजन हो जाता है। तो वहां पर एक ट्रिक आप लगा सकते हैं और अपना क्वेश्चन सही कर सकते हैं, ठीक है। चलिए आगे बढ़ेंगे। अगला कारक है भाई करण कारक, ठीक है। तो करण कारक की मैं बात करूं दोस्तों बहुत इंपॉर्टेंट है। करण कारक जो होता है इसका विभक्ति चिन्ह से होता है, ठीक है। कर्ता का विभक्ति चिन्ह ने होता है, कर्म का को होता है, और करण कारक का जो विभक्ति चिन्ह होता है ये होता है से, के और द्वारा, ठीक है। से भी होता है और के द्वारा भी होता है। अब देखिए करण कारक का जो अर्थ है वैसे वो साधन है, संज्ञा या सर्वनाम के रूप से क्रिया के साधन का जिससे बोध होता है वो कर्म कारक कहलाता है। यानी माफ कीजिए वो करण कारक कारक कहलाता है, ठीक है। करण हो जाएगा यहाँ पे। करण कारक सिंपली आपने समझना है दोस्तों, किसी भी वाक्य में साधन के तौर पे इस करण कारक की विभक्ति यूज हो रही होगी। सिंपल सी साधारण भाषा में मैं समझाऊं, किसी भी वाक्य में करण कारक का प्रयोग एक साधन के तौर पे किया जा रहा होगा, इसका जो से है। जैसे मैं बोलूं प्यार से बात करो, तो प्यार से बात करो, कैसे बात करो, प्यार से बात करो, ठीक है। यानी कि ये से जो है साधन का काम कर रहा है ना, बात कैसे करनी है, प्यार से करनी है। तो इन दोनों के बीच में कनेक्टिविटी कर रहा है ये। ऐसे में बोलूं जैसे उत्पत्ति सूचक अर्थ में करण कारक का प्रयोग होता है, उत्पत्ति सूचक अर्थ में करण कारक होता है। जैसे मैं बोलूं कोयला खान से निकलता है, ठीक है। कहां से निकलता है कोयला, खान से, ठीक है। तो यानी कि उत्पत्ति हो रही है। अब यहीं पर मैं बोलूं दोस्तों देखिए कि आपका गंगा हिमालय से निकलती है। अब इसमें कौन सा कारक होगा, गंगा जो है हमारा क्या हो गया सर्व संज्ञा हो गई, कहाँ से निकल लिया हिमालय से। गंगा हिमालय से निकलती है मगर मैं बोलूं तो ये हो जाएगा करण कारक। गंगा कहाँ से निकल लिया, उत्पत्ति सूचक है ना, हिमालय से निकल लिया है। और यहीं पे मैं अगर वाक्य को बदल दूं हिमालय से गंगा निकलती है, तो वहां पर गंगा हिमालय से निकल के अलग हो रही है, वहां पे अपादान हो जाएगा। यही आपको समझना है दोस्तों, यहीं पर सबसे बड़ा कंफ्यूजन होता है। और ऐसे ही एग्जाम में क्वेश्चन पूछे जाते हैं। गंगा हिमालय से निकलती है अगर मैं बोलूं तो उत्पत्ति सूचक हो रहा है जहां पे करण होगा, वहीं हिमालय से गंगा निकलती है मैं बोल दूं तो फिर ये अपादान कारक हो जाएगा, अलगाओ, ठीक है। तो करण कारक को आपने याद रखना दोस्तों साधन के तौर पे, और उत्पत्ति सूचक अर्थ में हमेशा करण कारक के से का प्रयोग होता है, और अपादान वाला जो से होता है वो अलग होने या अलगाव की भाव में प्रयोग होता है, ठीक है। तो ये अंतर है करण कारक और अपादान कारक में। नेक्स्ट जो कारक है भाई वो है संप्रदान कारक, ठीक है। संप्रदान कारक का जो है जिन क्रियाओं से कुछ दिए जाने का बोध होता है वहां पर संप्रदान कारक होगा। यानी कि हमको लगता है कि जिस कारक चिन्ह के द्वारा ये पता चल पा रहा है वाक्य में कि कुछ दिया जा रहा है, ठीक है, तो वहां पर संप्रदान कारक होगा। इसका जो विभक्ति चिन्ह होता है वो को और के लिए होता है। जैसे कि राम अनिल को फल देता है, राम जो है अनिल को फल देता है, मोहन ने भिखारी को रुपये दिए, सिक्के दिए, तो यहाँ पर हो जाएगा आपका देखिए संप्रदान का को है, ठीक है। अब यहाँ पर कंफ्यूज नहीं होना है, यहाँ पर नहीं तो कंफ्यूज जाएंगे आप। जैसे कि मैंने को अभी ऊपर भी बताया आपको कर्म कारक में। अब ये देखिए राम ने रावण को मारा, ठीक है, राम ने रावण को मारा, लेकिन उस राम ने क्या किया, रावण को मारा, कुछ दिया नहीं रावण को। लेकिन जो संप्रदान कारक है यहाँ पर कुछ दिए जाने का बोध होगा, ठीक है। और कर्म कारक और संप्रदान कारक में अंतर करना है तो देखिए ये आप समझ सकते हैं। राम ने रावण को मारा, ठीक है, यहाँ पर क्या हुआ, रावण जो था कर्म था, मारने की जो थी क्रिया हो रही थी, और जिस कर्म पर क्रिया फलित हो रही थी वहां पे कर्म कारक होगा। जबकि संप्रदान में क्या होगा, आपको देने का बोध होगा, कुछ दिए जाने का बोध प्राप्त होगा। यहाँ पर राम ने रावण को फल दिए बोलेंगे तो संप्रदान कारक हो जाएगा। दोनों का विभक्ति चिन्ह को है, लेकिन दोनों वाक्यों में भाव के अर्थ को समझते हुए कारक चिन्हों का सही चयन करना है, ठीक है, ये समझना चाहिए आपको। चलिए अर्थात देने के भाव में हमेशा संप्रदान कारक यूज होता है। चलिए अब आगे देखेंगे अपादान कारक। तो देखिए अपादान कारक और करण कारक में भी यहाँ पे थोड़ा आपको भेद पता करने की मैं बता चुका हूँ ट्रिक। अपादान कारक हमेशा अलगाव का भाव प्रकट करता है, तुलनात्मक, अलगाव,
ठीक है, दूर होने, रक्षा करने, शिक्षा सीखने आदि जैसे भी भाव होंगे दोस्तों, ये सब अपादान कारक के अंतर्गत आएंगे। यानी कि अपादान कारक से अलगाव का भाव होगा, उसके अलावा दूर होने का भाव होगा, साथ ही दोस्तों निकलने का भाव होगा, तुलनात्मक भाव होगा। तुलनात्मक मतलब मैं मोहन से छोटा हूं बोलता हूं, जैसे मैं मोहन से छोटा हूं, यानी कि हम दोनों की तुलना की जा रही है ना, कंपैरिजन हो रहा है। ऐसे मैं बोल दूं कि मसूरी मसूरी देहरादून से बेहतर है, तो वहां पर क्या हो जाएगा, तुलनात्मक भाव हो जाता है। ठीक है, तो ऐसे तुलना कंपैरिजन में, साथ ही अलगाव में, जैसे कि मैं बोलूं अलगाव अलग होने में, जैसे कि हिमालय से गंगा निकलती है, गंगा हिमालय से निकलती है, मैं होगा क्या आपका करण कारक, क्योंकि उत्पत्ति सूचक हो रहा है। लेकिन हिमालय से गंगा निकलती है, तो हिमालय से गंगा निकल के क्या हो रही है, अलग हो रही है। ठीक है, अलग हो रही है, तो यहाँ पे अलगाव हो जाएगा। पेड़ से पत्ता गिरता है, पेड़ से जो है पत्ता गिर रहा है, यानी कि अलग हो रहा है, तो अलगाव की स्थिति में क्या हो जाएगा, अपादान कारक। ठीक है, और राम गांव से चले गया, ठीक है, राम गांव से चले गया, इसमें क्या होगा, अपादान कारक, क्योंकि गांव जो है स्थिर है और राम ने गांव छोड़ दिया है। तो देखिए अलग होने के भाव में स्थिर वस्तु में अपादान होता है। जैसे यहाँ पे हिमालय से गंगा में बोला ना हमने, हिमालय तो अपनी जगह स्थिर है, लेकिन गंगा निकलते हुए पहुंच गई कहाँ तक, बंगाल की खाड़ी तक। तो जो स्थिर चीजें हैं उनसे कुछ चीज अलग हो रही, तो वहां पे भी आपको समझना है कि अपादान कारक होगा। इसके अलावा देखिए कंपैरिजन में, राजेश प्रेम से छोटा है या लंबा है, बड़ा है, मोटा है, पतला है, कंपैरिजन जहां पर भी होगा दो आदमियों का और वहां पे से आएगा, तो वो क्या हो जाएगा, अपादान होगा। मैं कल देहरादून से लौटा हूं, ठीक है, तो यहां पर क्या हुआ है, देखिए निकलने का भाव आ रहा है। मैं कल दिल्ली से लौटा हूं, तो इसमें भी क्या हो जाएगा आपका अपादान कारक। मैं गुरुजी से अंग्रेजी सीखता हूँ, गुरुजी सिखा रहे हैं ना, गुरुजी से अंग्रेजी अलग हो गया, और सीख कौन रहा हूं, मैं सीख रहा हूँ, यानी कि सीखने के भाव में। तो यहां पर भी क्या हो जाता है, अपादान कारक। ठीक है, इस वाले से में भी इसको ये मत समझ लेना साधन के रूप में, क्योंकि ये वाक्य देखिए साधन के रूप में भी लग रहा है। मैं गुरुजी से अंग्रेजी सीखता हूँ, लग रहा है ना, करण जो कारक था उसकी तरह ही लग रहा है, कहीं ना कहीं साधन के तौर पे गुरु जी से सीख रहा, गुरु जी मेरा साधन है, लेकिन गुरु जी साधन नहीं है, गुरु जी अपना ज्ञान बांट रहे हैं। गुरु जी से अंग्रेजी कौन सीख रहा है, मैं सीख रहा हूँ। ठीक है, यानी कि एक व्यक्ति से शिक्षा होकर दूसरे व्यक्ति में अग्रेसित हो रही है, तो वहां पर क्या हो रहा है, निकलने का भाव आ रहा है, तो ये हो जाएगा आपका अपादान कारक। ठीक है, समझना है। चलिए आगे देखेंगे करण और अपादान कारक में अंतर। देखिए मैं आपको बता ही चुका हूं, फिर भी आप देख लो। पेड़ से पत्ता गिरता है, अगर मैं बोलूं तो अपादान कारक होगा, क्योंकि पेड़ से पत्ता अलग हो रहा है, और पत्ता पेड़ से गिरता है, तो पत्ते का जो ओरिजिन है कहाँ है, पेड़ है, उत्पत्ति सूचक ना, पेड़, पत्ता जो है उसका ओरिजिन पेड़ है। तो पेड़ से पत्ता अगर पहले आ गया और पेड़ से गिरता है बाद में लिखा है, तो करण कारक, क्योंकि स्रोत जो है पत्ते के गिरने का वो पेड़ है। ऐसे देखिए गंगा हिमालय से निकलती है, ये करण कारक हो जाएगा, क्योंकि गंगा कहाँ से निकल रही है, हिमालय से, हिमालय उसका सोर्स हो गया, स्रोत हो गया। और वहीं मैं बोलूं हिमालय से गंगा निकलती है, तो हिमालय स्थिर है और गंगा वहां से निकल रही है, गंगा अलग हो जा रही है, तो अपादान कारक। समझ गए ना, स्रोत पहले तो अपादान कारक, जबकि स्रोत बाद में आए तो करण कारक होगा। समझ पा रहे ना, देखिए गंगा हिमालय से निकल रही है, तो हिमालय स्रोत है, स्रोत बाद में जहां पे आएगा तो वहां पे करण कारक होगा, और स्रोत जहां पे पहले आया, हिमालय स्रोत है और गंगा बाद में निकल रही है, तो वहां पे अपादान कारक होगा। सेम ऐसा ही ऊपर भी हो रहा है। समझ पाए ना, बहुत सिंपल सा है, करण और हमारे अपादान कारक में भेद करने के लिए, तो आसानी से इसको समझ जाइएगा। ठीक है, चलिए अगले कारक की तरफ बढ़ते हैं। अगला जो कारक है संबंध कारक। देखिए जिन कारक चिन्हों से संबंध या लगाव का बोध होता है वहां पर संबंध कारक होता है, जैसे कि का, के, की, रा, रे, री, ना, ने, नी। जैसे मैं बोलूँ राम लक्ष्मण का भाई है, ठीक है, और ऐसे मैं बोलूँ सीता, सीता जो है वो गीता की बहन है, और ऐसे मैं बोल दूं कि उत्तराखंड भारत का राज्य है। तो यहाँ पर देखिए का, के, की, रा, रे, री, ना, ने, नी, जो भी हमारे शब्द आएंगे ये हमारे संबंध कारक के पहचान हो जाएगी। ठीक है, इसमें ज्यादा कंफ्यूजन होता नहीं और क्वेश्चन भी ज्यादा नहीं बनते इससे। ज्यादातर क्वेश्चन आपके करण से अपादान आदि से बनते हैं जहाँ पे कंफ्यूजन रहता है। अगला जो कारक चिन्ह है दोस्तों परस्पर क्या, वो है अधिकरण कारक। तो अधिकरण कारक दोस्तों क्रिया होने के स्थान और काल का जो बोध कराता है वो अधिकरण कारक कहलाता है। ठीक है, अधिकरण कारक समझ गए ना, यानी कि क्रिया होने का स्थान और जो काल होगा टाइम पीरियड का, और क्रिया का स्थान दर्शाएगा ये कारक। जैसे मैं बोलूँ शेर वन में रहता है, ठीक है, शेर वन में रहता है, गाय गौशाला में रहती है, तो मेज, किताब जो है मेज पर है। इसका जो हमारा अधिकरण का कारक चिन्ह होता है वो में और पर होता है, खासकर में, पर, और के ऊपर भी होता है, और के मध्य भी होता है। ठीक है, ये चार हमारे इसके विभक्ति चिन्ह है, ध्यान रखना। जैसे मैं बोलूँ शेर वन में रहता है, गाय गौशाला में रहती है, तो इस में हो जाएगा आपका में अधिकरण कारक। वैसे मैं बोलूँ किताब मेज पर है, किताब मेज के ऊपर है, ठीक है, और यही मैं बोलूँ वह गुफा के मध्य में है, वह गुफा के मध्य में है, तो बोलेंगे वहां पे क्या हो जाएगा, अधिकरण कारक। मैं कल शाम को आऊंगा, ठीक है, मैं कल शाम को आऊंगा, परीक्षा मई में होगी,
वीडियो की परीक्षा जुलाई में होगी। तो यहाँ पर काल बोधक, स्थान बोधक और काल बोधक जो शब्द होंगे ध्यान रखना आपको। सेंटेंस में अगर आपको ये फील हो रहा है कि स्थान बोधक या काल बोधक है और में पर को के ऊपर के मध्य आता है, तो वहां पर अधिकरण कारक होगा। बिल्कुल भी कंफ्यूज नहीं होना इसमें, ठीक है। तो ये दो यहाँ पे की पॉइंट है, स्थान बोधक काल बोधक, इससे आपका ये अधिकरण कारक अच्छे से क्लियर हो जाएगा। इसके बाद आता है दोस्तों हिंदी जो परसर्ग है या हिंदी कारक चिन्ह है, उसमें अंतिम जो कारक चिन्ह है, हिंदी में 8 कारक चिन्ह मैं बता चुका हूं, और इसमें जो अंतिम है वो है संबोधन कारक। संज्ञा के जिस रूप में पुकारने, बुलाने, सुनाने का बोध होता है, वहां पर संबोधन कारक होता है, ठीक है। अगर मैं जहां पर भी बोलूं, देखिए किसी को बुलाना है, पुकारना है या सुनाना है, वहां पर संबोधन कारक होगा। जैसे अरे भाई तुम कहाँ हो, तो अरे भाई के बाद संबोधन का चिन्ह भी आएगा, इसको आप डायरेक्टली पहचान लेंगे दोस्तों। संबोधन कारक जहां पर भी होगा वहां पर आपको विराम चिन्ह का संबोधन चिन्ह देखने को मिलेगा, ठीक है। संबोधन चिन्ह पक्का होगा। संबोधन चिन्ह जो ऐसा होता है ना, 4 ग्राम, उसके नीचे फिर बिंदु, ये संबोधन चिन्ह जिस भी वाक्य में होगा, तो वहां पर अगर कारक पूछता है तो संबोधन कारक है, उसमें बिल्कुल भी डिफिकल्टी नहीं होगी आपको। अरे भाई तुम कहाँ हो, हे राम हमारी रक्षा करो, अरे यह क्या हो गया, ठीक है, अरे यह क्या हो गया, ठीक है। ऐसे जहां पर भी आपको वर्ड दिखते हैं दोस्तों, और जहां पर पुकारने, बुलाने का या सुनाने का बोध होगा आपको, वो संबोधन कारक होगा वहां पर, ठीक है। तो आशा करता हूँ ये अच्छे से आपको समझ में आ गया होगा। तो दोस्तों आज के टॉपिक में विशेषण देखा हमने, और इसके साथ साथ हमने कारक चिन्हों को देखा। मैं आशा करता हूं दोस्तों ये अगर आप रिवीजन क्लासेस देख रहे हैं ना, तो बहुत अच्छा बेनिफिट और बहुत अच्छा रिवीजन आपका हो रहा है, और बहुत अच्छा इसका आपको नतीजा देखने को मिलेगा आने वाले एग्जाम में, ठीक है। बाकी दोस्तों जो हमारे फुल एंड प्रैक्टिस सेट चल रहे हैं एप्लीकेशन स्टोर पे, अगर अभी तक भी आपने इनरोल नहीं किया तो कर लीजिएगा, क्योंकि बहुत ही ज्यादा बेनिफिशियल ये टेस्ट सीरीजें हैं अपकमिंग ग्रुप सी एग्जाम के लिए। और वैसे ही डिजाइन किया गया है जिस तर्ज पे यूके ट्रिपल एससी का परीक्षा पैटर्न रहता है। और साथ ही दोस्तों यहाँ पर बहुत अच्छे से आपको मॉक टेस्ट भी इसमें अवेलेबल कराए गए हैं, और साथ ही फुल एंड प्रैक्टिस सेट्स का इसमें आपको पूरा वीडियो सॉल्यूशन भी इस बार दिया जाता है। हर पेपर का वीडियो सॉल्यूशन आपको दिया जाता है, तो इससे भी आपको बहुत ज़्यादा मदद मिलेगी। सो गाइस थैंक यू फॉर वॉचिंग। अगर आपको ये हिंदी महारिविजन या हिंदी रिवीजन महाकुंभ जो क्लासेस है पसंद आ रही है, तो वीडियो को लाइक करना, शेयर करना ना भूलें। मैं आपको जल्दी मिलूंगा नेक्स्ट सेशन में, तब तक आप लोग अच्छे से अपनी स्टडी करें, खूब मेहनत करें दोस्तों। अभी नहीं तो कभी नहीं, करो या मरो की स्थिति है, और बहुत बड़ा एग्जाम आपके सामने दोस्तों, तो इस एग्जाम में आपने निकलना है और गवर्नमेंट जॉब का जो सपना है अपना पूरा करना है। मिलेंगे मैं आपको जल्दी, अपना ध्यान रखिएगा। गर्मी काफी ज्यादा, अनावश्यक ना घूमें, केवल अपनी स्टडी पे फोकस करें, घर पे ही रहें और अच्छे से मेहनत करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग। जय हिंद, जय देवभूमि।